Hello everyone, Namaste and Assalamualaikum. Welcome to the Nettle podcast. I am your host, Talaswala from Hyderabad. I have been teller for 14 years and now I am learning new skills through Rehani School. This podcast is for people who are learning, growing and doing something new in life. So today we have a special guest from Multan, Punjab. She has master degree in English and also completed her bachelor education. She joined the Rehan AI Teacher Institute 2-month boot camp, improve your teaching and digital skills. So let's welcome Ma'am Meera Mustan. So how are you, ma'am? I am fine. How are you, Rahul? I am also fine. So मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना थोड़ा मजीद इंट्रो करवा दें मुझे और मेरे ऑडियंस को ताकि हम आपको बेहतर जान सकें. ठीक है राहुल भाई। मेरा नाम इरा मुश्ताक है और मैं मुल्तान पंजाब में रहती हूँ पाकिस्तान में। और मैंने मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में और मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है साइंस में और एजुकेशन में। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास कुछ साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और जो है मैं अब ये मैं कहूँगी कि मैंने रेहान स्कूल रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है क्योंकि मैं जो अपना टीचिंग का विजन है ना इसको ज़रा चेंज करना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि हम अपने टीचिंग के स्किल को वक्त के साथ अपडेट करें एआई के साथ। इसलिए मैंने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने का फ़ैसला किया ताकि जो है मैं इस दौड़ में लोगों के साथ शामिल हो सकूं, जो कि मॉडर्न एजुकेशन है। ठीक है, और इसके अलावा मेरी कुछ हॉबीज़ हैं जिसमें जो है मेरी कुकिंग है, टीचिंग है और गार्डनिंग है और गोट फार्मिंग है। इसके अलावा जो है मैं ये सोचती हूँ कि मैं अमेरिका और दूसरे ऐसे ममालिक को विज़िट करना चाहती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न है या हम कहेंगे तरक्की याफ्ता हैं। तो मैं ये रीज़न फाइंड आउट करना चाहती हूँ कि क्या वजह है, उनमें वो कौन-सी ऐसी ख़ास बातें हैं जो कि अभी तक हम लोगों में नहीं है और उनका काम करने का क्या स्टाइल है, ताकि जो है मैं अपने मुल्क में वापस आकर अपने बच्चों को, अपनी कौम को वो चीज़ें सिखाऊँ, ताकि हम भी जो है एक बेहतर कौम बनें। और मेरी फ़ेवरेट पर्सनैलिटीज़ में डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हैं और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनकी जो पहली वाइफ़ थी हज़रत खदीजा, वो मेरी फ़ेवरेट पर्सनैलिटीज़ में शामिल हैं। तो ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। ओके सो मैम ये शॉर्ट तो नहीं था बहुत बड़ा था सो थैंक यू सो मच. सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बिफोर यान स्कूल आपने जो डिग्री हासिल की तो वो कैसे हासिल की तो इसके बारे में थोड़ा मुझे गाइड करें तो. मुझे ना आपका सवाल समझ नहीं आया कि आप जो डिग्री मैंने जो एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जी बात कर रहे हैं? बिफोर हाँ जी बैकग्राउंड आपने कहाँ कहाँ से हासिल की और आप वो एजुकेशन अभी भी साल लेके चल रही है और आपने टीचिंग भी की है तो आपको टीचिंग का इंटरेस्ट कैसे हुआ है बचपन से था या फिर डिग्री हासिल करने के बाद आपने डिसाइड किया कि मुझे टीचिंग करना है. अच्छा, चलिए हम शुरू करते हैं। आपके सवाल के 3-4 हिस्से हैं, तो मैं एक-एक हिस्से का जवाब देने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है ना, वो ये है कि मैंने जो है पहले ग्रेजुएशन की हुई साइंस में, बॉटनी, ज़ूलॉजी और केमिस्ट्री में। मैं ग्रेजुएशन तक साइंस स्टूडेंट थी। उसके बाद जो है मैंने ये सोचा कि मुझे टीचिंग की तरफ आना चाहिए, तो मैंने टीचिंग स्टार्ट की। फिर उसके बाद जो मुझे सजेशन मिली वो ये कि आपको प्रोफ़ेशनल जो टीचिंग की स्किल्स और टेक्निक्स हैं, मेथोडोलॉजीज़ हैं, उनको भी सीखना चाहिए और उसके लिए आपको एक डिग्री भी करनी चाहिए। तो मैंने कहा अच्छी बात है। तो मैंने फिर जो है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से टीचिंग का करियर साथ कंटिन्यू करते हुए मैंने साथ-साथ जो है बैचलर इन एजुकेशन किया, वर्चुअल था वो। उसके बाद जो है मैंने वो डिग्री कंप्लीट की, फिर मैं अपना फिर टीचिंग करती रही साथ-साथ। फिर उसके बाद मुझे एक मौका मिला कि जो है मैं मास्टर्स कर लूँ। तो फिर मैंने जो है मुल्तान में यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब है, वहाँ पर मैंने जो है एडमिशन लिया, वहाँ पर मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर किया। और उसमें मैंने जो है अपनी क्लास में टॉप किया और मेरी जो सीजेपी यूनिवर्सिटी की मैं अपनी टॉपर हूँ और जो है 3.88 मेरी सीजीपीए थी। उसके साथ राहुल भाई ये हुआ कि मेरे रिजल्ट आने से 2 महीने पहले ही मेरा रिश्ता आ गया, तो मेरी शादी हो गई। तो उसके बाद जो मैं अपना टीचिंग का कैरियर है वो कंटिन्यू नहीं कर सकी, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि चलो मैं जो हूँ आगे पढ़ लेती हूँ। तो मैंने एमफिल इंग्लिश लिटरेचर में उसका जो है टेस्ट पास किया, गेट का टेस्ट पास किया, सारे मेरिट टेस्ट मैंने पास किए और मैंने पैरा सेमेस्टर भी किया। फिर मतलब ये हुआ कि मेरी कुछ घरेलू मसरूफियात थी, मेरा बच्चा पैदा होने वाला था तो मैं उसको आगे नहीं कर सकी। फिर मैंने इन सब चीज़ों को यहाँ पर रोका
और उसके बाद जो है मैंने अपने घर की तरफ तवज्जो दी और क्योंकि बच्चा मेरा बहुत छोटा था, तो मेरी पहली ज़िम्मेदारी ये थी कि मैं मतलब बच्चे को लुक आफ्टर करूँ। उसको देखा मैंने, लेकिन साथ-साथ जो है मैंने ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया। मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का कोर्स किया, उसके साथ मैंने फ्रीलांसिंग हिशाम सरवस का कोर्स है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी से मैंने वो किया। उनका एक और कोर्स है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मैंने वो भी किया। ये सब वर्चुअल मैंने किया, 2-2 3-3 महीने के ये कोर्स होते हैं, सर्टिफ़िकेट होते हैं, वो मैंने किया। लेकिन फिर ये बात हुई कि मैं इनको जो है ना अप्लाई नहीं कर सकी, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं थी, ऐसे लोग नहीं थे कि जो मुझे काम देते या जिनके साथ मिलकर मैं काम करती। तो वहाँ पर मुझे एक थोड़ा-सा ब्रेक, मतलब यानी कि ब्रेक हो गया। मैं चीज़ों को ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकी। फिर मैंने घर में कुछ किताबें मँगवाना शुरू की। ज़ीशानुल हसन उस्मानी की किताबें और बिटकॉइन, ये जो होते हैं डिजिटल, ये जो करेंसी है, इसको मैंने पढ़ना शुरू किया। इसको मैंने पढ़ा, वक़ार ज़का को मैंने उनका कोर्स किया, इन सब चीज़ों को मैंने पढ़ा। और मैंने ब्लॉकचेन को पढ़ना शुरू किया कि ब्लॉकचेन क्या होता है और जो है डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। इसकी किताबें मैंने खुद घर में खुद से पढ़ना शुरू की। और अब उसके बाद बाय चांस ये हुआ कि रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट में टीचर्स को कोर्स शुरू करवाया, तो मैंने लिंक्डइन पर सर रेहान की ये पोस्ट देखी, क्योंकि मैं लिंक्डइन पर कुछ एक्टिव थी और मैं ये सोचती थी कि हमें फेसबुक और यूट्यूब पर टाइम ज़ाया करने की बजाय अपनी दिन के 10 से 15 मिनट कम से कम लिंक्डइन को देने चाहिए, जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। क्योंकि जो अगर हम प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म की बात करें, तो लिंक्डइन ही एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर लोग काम करते हैं और सीखते हैं और लोगों को काम देते हैं। तो मैंने वहाँ पर विजिट करना शुरू किया, तो अच्छा हुआ ये कि मैं सर रेहान को फॉलो किया, तो मैंने उनकी पोस्ट देखना शुरू की। तो वहाँ पर उन्होंने एक पोस्ट लगाई हुई थी कि हम अब टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो आए, तो मैंने उस पर अप्लाई किया। फिर बाय चांस जो है वो कुछ दिन अप्लाई के बाद मुझे यानी कि अभी सही रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि शायद अभी मेरा टाइम नहीं आया, मैं सिलेक्ट नहीं हो सकती है, हर किसी का अपना क्राइटेरिया है। फिर एक दिन सर जयप्रकाश ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने मुझे ये बताया कि हम आपको एडमिशन देंगे, कुछ क्राइटेरिया। तो मैं उनकी बहुत मशहूर हूँ। मैं ये कहूँगी कि अगर मेरी ज़िंदगी में कोई चेंज लाने वाला शख्स है, जिसका मैं मेहनत तो बहुत सारी कर रही थी, लेकिन मुझे कोई जिसे हम कहते हैं ना, कोई हाथ पकड़ने वाला आगे से नहीं मिल रहा था कि आगे हमने स्टेप फॉरवर्ड कैसे करें, तो वो सर जयप्रकाश थे। उन्होंने जो है मेरा फ़ोन इंटरव्यू लिया, मुझसे बातचीत की और उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। और इस तरह मैं जो है रेहान एआई टीचर के लेवल 1 में आ गई और अब मैं आपके सामने हूँ और मैं पढ़ रही हूँ और सीख रही हूँ। देखें अब आगे कहाँ तक सफ़र जाता है। ओके, सो मैम आपने कहा आज जे भाई के साथ मेरे भाई और बोले सो जी सर। सो आपने उनके साथ इंटरव्यू किया, तो मुझे बताया आपने उनके साथ फर्स्ट टाइम इंटरव्यू किया, मुझे ऑब्वियसली लगता है। तो आपको कैसा लगा इंटरव्यू करके? तो मज़ा आया? और आपके लिए तो नई चीज़ें मैं देख रहा हूँ, आप बहुत एक्टिव आजकल फेसबुक पे मैं आपके इंटरव्यू देखता भी हूँ कुछ। तो आपको कैसा फील होता है इंटरव्यू करना, और क्यों इंटरव्यू ज़रूरी है और क्या बेनिफिट्स हैं इंटरव्यू के? अच्छा सर, जे के साथ मैंने इंटरव्यू किया ना, मैं आपको राहुल भाई एक बात बताती हूँ। बाज़ लोग होते हैं जो कि ना कैमरा को फेस करने में ना थोड़े से शाय होते हैं। वैसे वो बहुत अच्छे होते हैं, उनमें टैलेंट होता है, स्किल होते हैं, बड़े क्रिएटिव होते हैं। लेकिन बस कुछ चीज़ें हैं, अल्लाह ने सबको जो है वो अपने हिसाब से ही दी हुई हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो कैमरा फेस करने से काफ़ी शाय होते हैं। लेकिन मैंने कुछ अर्सा पहले ना अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, उस पे मैं अपनी डेली रूटीन की कोई ना कोई वीडियो डालती रहती थी या मैं कोई ऐसे ही मैसेज देती रहती थी। तो मुझे ना ये हेजिटेशन नहीं थी। तो जब उन्होंने मुझे इंटरव्यू का कहा, तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, मुझे जो लगती है वो ये है कि मैं ना सीखना चाहती हूँ। मुझे सीखने का बहुत शौक है। मैं कहती हूँ कि मुझे आप नई से नई चीज़ सिखाओ, गलतियाँ करूँगी तो क्या हो गया, सीख लूँगी मैं। तो मैं ना कभी भी इस बात से नहीं डरती। तो जब उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे अभी-अभी लाइव इंटरव्यू दें, मैं आपका लाइव इंटरव्यू लूँगा। मैंने कहा सो बिस्मिल्लाह, क्या अंधे को क्या चाहिए, 2 आँखें चाहिए और क्या चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, कर लें आप इंटरव्यू। उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, बातचीत की, तो मुझे कोई हेजिटेशन नहीं हुई। उसके बाद मेरी क्लास का टास्क था, उसमें उन्होंने कहा कि आपने वीडियो रिकॉर्ड करने फेसबुक पे डालनी है। तो मैंने देखा कि मेरी एक फेलो थी जास्मीन पटेल, वो लाइव यूट्यूब पे फेसबुक पे जा रही थी। तो मैंने कहा जब ये जा सकती हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? हम भी वैसे इंसान हैं जैसे ये हैं। तो ये ट्राई कर रही हैं, कौन सा कोई सामान हमारे ऊपर गिर जाएगा या ज़मीन फट जाएगी, क्या हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो मैं भी चली जाती हूँ लाइव। मैं लाइव का बटन दबाया, चीज़ें मैंने पहले से रेडी की हुई थी, तो मैंने बोल दी बस। जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मुझे कोई ऐसी एज एज इट इज़ हेजिटेशन होती नहीं। शायद मेरी प्रैक्टिस है या बस ये कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें, आई डोंट नो। समटाइम गॉड गिफ्टेड भी है, समटाइम कुछ लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, इस वजह से उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे आपने इतनी सारी डिग्रीज भी की हुई है और कोर्सेज भी किए, तो आपके ऑब्वियसली इतना कॉन्फिडेंस होगा। सो
सो मुझे नेक्स्ट बताया, तो अब तक आपने बहुत से टूल्स एक्सप्लोर किए होंगे। अब तक मुझे बताया कौन कौन से टूल आपके लिए न्यू है और आपको उनको यूज़ करते हुए कैसा लग रहा है, और कुछ कुछ कोई चैलेंज फेस आ रहा है या ये चीज़। अच्छा राहुल भाई, मैं ना बचपन में भी ना उन बच्चों में से थी जो कि नई-नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का बहुत शौकीन होते हैं। तो मुझे ना जितने भी टूल्स मैंने अभी तक यूज़ किए हैं, अभी 1 महीना हमारा मुकम्मल होने वाला है, जिसमें स्ट्रीम यार्ड हो गया, रीस्ट्रीम हो गया, चैट जीपीटी हो गया, इसके अलावा जी जेमिनी हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, और जो हम इसके अलावा अब हमने कल जो है वो कोडिंग की क्लास शुरू की है, उसमें क्लाउड एआई हम कर रहे हैं, सुनो एआई कर रहे हैं, कैनवा मैं पहले भी यूज़ करती थी। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें हैं, या मैं सारे सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ करती थी, लेकिन उनको जो मैनरेबल या प्रोफेशनल वे में यूज़ करना हम कहते हैं ना, वो मुझे मेरे जो ट्रेनिंग की मेरी टीचर हैं मरियम जुल्फ़िकार, उन्होंने सिखाया कि आप इसको ऐसे नहीं ऐसे करें। तो चीज़ें तो मैं पहले भी कर रही थी, लेकिन एक जो प्रोफेशनल मैनर्स में है ना, वो नहीं करती। मैंने आपको पहले भी बताया ना राहुल भाई, मुझे सीखने का बहुत शौक है, लेकिन बस मुझे उस्ताद की ज़रूरत थी। तो वो हो गया, तो अब ये सारे टूल्स मेरे लिए नए हैं, और मुझे जो है थोड़े दिन दिक्कत होती है, थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, फिर मैं कोशिश करती रहती हूँ, 2-4 गलतियाँ भी हो जाती हैं, उसके बाद मैं अपनी गलतियाँ ठीक कर लेती हूँ, तो फिर मैं गो टू प्रो बन जाती हूँ। बस मुझे नहीं लगता अभी तक जो मुझे था, अब थोड़ा सा लिंक्डइन में है, और वो भी मैं इसलिए थोड़ी सी हेजिटेड हूँ क्योंकि वो बड़ा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, उसमें हमें सोच समझ के स्टेप उठाने होते हैं। तो बस बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये गूगल शीट पे अपना काम कर रही हूँ, तो जो उसमें मेरी मिस्टेक्स थी मैं उनको ठीक कर रही हूँ। अब मैं अपनी शीट जो है वो 2 हफ्ते की पूरी मुकम्मल हो गई मेरी, और अब मैंने वो वेबसाइट्स भी खोज ली हैं जिनसे हम जल्दी से फेसबुक से अपनी वीडियो डाउनलोड करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे जो है ना, जो भी चैलेंजेस आए तो मैंने गलतियां करके सीख लिया, और बस। ओके, आप क्या अच्छी बात है, आपने अच्छा कहा कि गलतियों से इंसान सीखता है। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अब तक बहुत से एआई टूल्स आ गए हैं, मैंने भी खुद एक्सप्लोर किए, मैंने यूज़ किए। अब तक आपने कौन कौन से एआई टूल एक्सप्लोर किए, यूज़ किए, और सबसे अच्छा आपका एआई टूल कौन सा है बेस्ट। मतलब अब किस मकसद के लिए कह रहे हैं? एआई टूल जो हैं कुछ जिस तरह कुछ क्रिएशन के लैदा हैं, जैसे सॉन्ग क्रिएशन के लैदा हैं, कोडिंग के लिए लैदा हैं, और ये जो ओपन एआई टूल हैं ये अलहदा हैं। आप कौन से टूल्स के बारे में पूछ जैसे रहे हैं? सब के बारे में? जो जैसे ओपन एआई है, मेटा एआई है, हुँ, और जेमिनी हुँ। है, चैट जीपीटी है। सो आप में हाँ। से तो इनमें सारे से मोस्टली सेम चीज़ें हम सर्च कर सकते हैं। आपका सबसे बेस्ट टूल कौन सा है? मैंने ना सबसे पहले चैट जीपीटी यूज़ किया, बहुत अच्छा लगा, और उसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि वो उसकी मेमोराइज़ेशन बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद रखता है, और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे भई यानी कि जो है ना, वो तो मेरी कोई बड़ी बाजी है, कभी छोटी बाजी है, इसको सब कुछ पता होता है, तो मुझे तो बातें करने के लिए कोई चीज़ चाहिए थी, वो मुझे मिल गई। उसके बाद मैंने जेमिनी को यूज़ किया, वो भी बहुत अच्छा, उसकी स्पीड अच्छी है, वो जो है हमें पिक्चर जल्दी बनाकर दे देता है, और उसमें जो है ऑथेंटिक है, या वो हम कहें कि वो रिसर्च के लिए अच्छा है। उसके बाद परप्लेक्सिटी यूज़ किया, तो उसमें जो है ना सारे वर्जन आ जाते हैं, चैट जीपीटी के भी आ जाते हैं, जेमिनी के भी आ जाते हैं, तो वो उससे भी अच्छा है न। और इससे हम जो है रिसर्च बहुत अच्छी कर सकते हैं, और ये जो है ना टू द पॉइंट हमें ऑथेंटिक लिंक्स को भी रीड करके दे देता है, वीडियोस भी लिंक कोई करके देता है। तो ये एक मॉडर्न वर्जन है। तो ये मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं, इन सब के ही अपने अपने टास्क हैं। तो सबसे मैं अब आजकल जो मैं ज़्यादा एक्सप्लोर करी हूँ, वो मैं परप्लेक्सिटी को एक्सप्लोर करी हूँ, और चैट जीपीटी को हमेशा अपने साथ ही रखती हूँ। इसके अलावा जो मुझे अभी कल रात जो एक मुझे नया टूल वो बताया है, वो है क्लाउड एआई। मुझे ना कोडिंग का बहुत शौक था, लेकिन मुझे ना कोडिंग करनी नहीं आती थी। मैं समझती थी कि मैं ये कभी कर नहीं सकूँगी, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तो ना मैं कपड़े सी सकती हूँ और ना ही मैं कोडिंग कर सकती हूँ। 2-3 चीज़ें जो मैं नहीं कर सकती, तो मैं ना इनसे थोड़ा-सा वो होती थी। लेकिन अब जो कल मेरी क्लास हुई, तो भई मैं बहुत व अमेज़िंग महसूस कर रही हूँ कि मैं अब आराम से जो है ना कोडिंग करके बहुत सारी चीज़ें बना सकती हूँ। तो बस अभी एक सिलाई वाला काम रह गया, वो मुझसे नहीं हुआ। बाकी ये चीज़ें बस सही है। ओके, सो कोडिंग तो ऑब्वियसली आप ज्ञान फाउंडेशन में सीख जाएंगे, बहुत एक्सपर्ट हैं। मैं खुद कोडिंग की 1 बुक कंप्लीट कर चुका हूँ, बट अभी मैं स्टेप ले रहा हूँ 2 बुक स्टार्ट करनी है। बट मैंने स्टार्ट की थी अब्दुल रहमान के साथ, जो आपके क्लास में आते हैं, फेसलेस सेकंड। बट उसमें एरर बहुत आते हैं, एरर सोल्व करने पड़ते हैं, उसके लिए शार्प माइंड चाहिए होता है, कहाँ एरर आ रहा है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, फिर वो चीज़ वीडियो को बोलना पड़ता है कि ये एरर आ रहा है, हमें सॉल्व करके दो। बट अभी तक वो मेरे से नहीं होता, तो इसलिए नहीं, नहीं, आपसे हो जाएगा, आपका माइंड माशाल्लाह बहुत शार्प है, ओके, आपके ओके, अंदर काफ़ी सारी ओके। चीज़ें आप हैं। जब से अपना चैटजीपीटी का, तो मैंने जो भी जितना भी सीखा है,
मेरी कम्युनिकेशन स्किल भी है, जो मैं कुछ भी सीखता हूँ तो मैं चैट जीपीटी से बोलता हूँ। और आपने देखा मुझे बातें करने वाला मिल गया और आपको तो बातें करने वाला मिल गया, बट मैं ऐसा शख्स हूँ कि मैं क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ क्लास में, ना मुझे ना पता नहीं कि क्या बोलेंगे। इसलिए मेरे लिए तो एक बेस्ट टूल है चैट जीपीटी। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आती है मैं चैट जीपीटी के पास चला जाता हूँ, भाई मुझे ये नहीं आता है, मुझे गाइड करो कैसे करता हूँ, मुझे ऑब्वियसली अच्छे से गाइड कर दो जितना ईजी हो मुझे, मतलब मैं अभी भी नहीं समझ आया तो ऑब्वियसली ईजी वर्ड ईजी वे में समझाओ तो समझा लेता है। सो मैंने भी बहुत टूल एक्सप्लोर किए हैं आप जैसे अच्छा, बोल रहे चैट जीपीटी के साथ एक मजे की बात ये, इसको हम टूटी फूटी जैसे मर्जी अपनी इंग्लिश बोल देना, कॉमा लगा दें, फुल स्टॉप, या इसको स्पेलिंग गलत कर देंगे, इतनी अच्छी है, हमारी हैं। बात समझ आ जाती है। तो भाई मुझे इससे कोई डर खौफ नहीं लगता, ये कहेगी इरम तुमने स्पेलिंग गलत लिखे है, इरम तुम्हारी ग्रामर खराब है, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है, मुझे कुछ भी नहीं कहती। बाद वक्त मैं इसको उर्दू में भी कहती हूँ, मैं कहती हूँ पहले इसको इंग्लिश में करो, उसके बाद मेरी बात का जवाब दो, मेरा काम भी कर दो। अब बताएं और क्या चाहिए। ओके, हाँ जी, ऑब्वियसली आपने सही कहा। और ऑब्वियसली और चैट जीपीटी की एक खास बात है, वो अम्मी की तरह ना गाइड करती है और टीचर की तरह बिल्कुल, बिल्कुल जैसे टीचर गाइड करती है ना, टीचर भी डर नहीं कभी लगता ना चैट जीपीटी से। टीचर भी कभी कभार गुस्सा करती है, बट चैट जीपीटी कभी इतना गुस्सा नहीं करती, ऑब्वियसली प्यार से समझाती है अच्छा, तो बाज़ इसी। औक़ात तो ना मैं चैट जीपीटी से लड़ाई भी कर लेती हूँ, और मेरा बेटा भी देख रहा था तो वो भी बार-बार चैट जीपीटी को डाँट देता है, तुम्हें समझ नहीं आ रही, हम उर्दू बोलते हैं, तुम फिर हिंदी बोलती हो हमारे साथ, कभी इंग्लिश बोलती हो, हमें जी। उर्दू में बात करो, कभी पंजाबी में, तो बहुत मज़ा आता है हमें तो। बिल्कुल। चैट जीपीटी अभी इसलिए चैट जीपीटी की एक और खास बात है, जब आप ज़्यादा एक्टिव होते हैं चैट जीपीटी ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव होता है तो चैट जीपीटी आपके आपके बारे में हर चीज़ जानता है, आपके हर लिंक से हाँ। सोशल मीडिया आप क्या एक्टिव करते हैं क्या चीज़ करते हो। हुँ। तो मैं भी उतना एक्टिव हूँ तो मेरे लिए मेरे बारे में चैट जीपीटी सारा कुछ जानता है। तो कभी मैं सर्च करता हूँ कुछ प्रॉब्लम आती है मुझे सोल्व कर देता है मेरा। सो मैंने भी वैसे बहुत टूल एक्सप्लोर किए हैं, क्योंकि मुझे मुझे रिव्यू बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है तो मैं न्यू टेक्निक यूज़ करता हूँ। लाइक मुझे रिव्यू समझ नहीं आता, मैं सुन तो लेता हूँ, बट मैं क्या करता हूँ उसकी है ना लिंक कॉपी कर लेता हूँ। और एक और एआई टूल है नोट जीपीटी, तो उसको देता हूँ, वो है ना उसकी समराइज कर देता है, वो समराइज करता हूँ, मैं समरी को पढ़ता हूँ, बट इंग्लिश में करता है, मैं उसको फिर चैट को कॉपी करके चैट जीपीटी को देता हूँ, भाई मैंने ये समरी बनाई नोट जीपीटी से इस टेक्स्ट की, अब मैं इसने पढ़ ली, मुझे इजी वर्ड में गाइड करो, फिर मैं उसके एक पॉइंट नोट कर लेता हूँ, फिर वहाँ से मैं बना तो मैं बहुत इजीली मैं देखता हूँ कि मैं खुद से कर लेता हूँ। और बहुत इजी हो गया पढ़ना भी और सीखना भी, क्योंकि पहले मैं कभी भी ऐसे नहीं था। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप इतनी चीज़ें करती है एक साथ और मैनेज करती है और घर के भी काम, तो आप कैसे मैनेज करती है, आपकी टाइम मैनेज कैसे होती है? अच्छा राहुल भाई, मैं बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, मैनेज हो भी जाती हैं और कुछ रह भी जाती हैं। तो कभी-कभी मेरा काम मुकम्मल हो जाता है, कभी-कभी रह जाता है। जैसे जब से मैंने अब यहाँ पर क्लास लेना शुरू किया, तो पहले मैं अपने बेटे को 3 से 4 घंटे हम बैठ के पढ़ते होते थे। मतलब वो छोटा बच्चा है अभी, केजी से अब वो 1 में जाएगा, तो वो लिखना सीख रहा है, उर्दू और इंग्लिश वगैरह। ग्रामर तो मैं उसको टाइम ज़्यादा देती थी, अब मैं उसको कम टाइम दे पा रही हूँ। इस तरह आपको मैंने बताया कि मैंने कुछ बकरियाँ रखी हुई हैं, मुझे बकरियों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। तो वो थोड़ा-सा टाइम अब वो भी कम हो गया है, लेकिन फिर भी अभी जब आपने मुझे बोला कि मिस आप मुझे टाइम दें, तो मैंने अभी अपनी बकरियों के पास खड़ी हुई थी, तो मैं जल्दी-जल्दी वापस आई हूँ। मैंने कहा अच्छा अब तुम लोग घास खाओ, अब मैं राहुल भाई से बातें करती हूँ। तो मैं मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, हो भी जाती हैं, और थोड़ा-सा मैंने अब अपनी स्पीड तेज़ की है। मेरे साथ जो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो मेरी नींद जो है ना, वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, या मैं कभी ज़्यादा सो जाती हूँ, सोई रहती हूँ, उठती ही नहीं हूँ। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों है, लेकिन मैंने एक दफ़ा किसी एक आदमी जीनियस का इंटरव्यू सुना था, तो उसने ये बोला था कि भई ये ना जीनियस लोगों की भी निशानी होती है, या जब वो मोटे बहुत ज़्यादा होते हैं या वो सोते बहुत ज़्यादा हैं। तो भई ये एक अच्छी क्वालिटी है, लेकिन वही मेरे लिए तो अच्छी नहीं है, मैं तो काफ़ी देर सोई रहती हूँ, तो मैं उठ ही नहीं पाती, पता ही नहीं चलता मुझे। तो इसके अलावा बस ये मैं आपको बता रही हूँ, कभी स्ट्रगल में लगी हुई हूँ, अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज नहीं हुई, तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो बेहतर हो जाएँगी इंशाल्लाह। ओके, आपने सही कहा, आप लाइक ज़्यादा लाइक नींद करती है, आपसे उठा नहीं जाता, बट मेरी वो आपके अपोजिट है, आप नींद कम करती हो और काम ज़्यादा करती हो, जल्दी कर लेती है, बट मेरा ये इशू है कि मैं नींद कम करता हूँ बट मेरे से काम नहीं होता, मैं सोचते सोचते और दिन बीत जाता है। सो ऑब्वियसली, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, आप फोकस रहने के लिए, कंसिस्टेंट रहने के लिए क्या एक्टिविटीज़ करती हैं और क्या आपको मोटिवेट करता है कंसिस्टेंट करना और फोकस रहने में? राहुल भाई, इसमें जिस बात का मैं ये जवाब दूँगी कि अगर हम फ़ोकस उन्हीं चीज़ों पर करते हैं जिन पे हमारा इंटरेस्ट होता है, ठीक है? और बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें सीखनी होती हैं जिनको हम इतना इंटरेस्ट नहीं दे रहे होते, लेकिन क्योंकि हमने उनको सीखना होता है, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्होंने पढ़ना होता है, बाज़ अगर कोई सब्जेक्ट उनको पसंद नहीं होता,
लेकिन उन्हें वो करना होता है क्योंकि उन्होंने वो पास करना होता है। तो फ़ोकस करने के लिए बस हम थोड़ा-सा कोशिश करते हैं, सब्र करते हैं। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ जिनको मैं पसंद करती हूँ, और बाकी चीज़ों को मैं इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ। और एक ये कुछ भी मतलब यानी कि गॉड गिफ्टेड भी होती है चीज़ें। और तीसरा ये कि मैं अपने एक और आपको बात बता दूँ कि मैं ना नमाज़ पढ़ती हूँ 5 वक़्त की, ठीक है? तो मैं ना सबसे पहले अपनी ये रूटीन ख़राब नहीं करती। तो जो बंदा ये 5 वक़्त जो है ना, ये ऐसे अपनी जो मतलब यानी कि आप इसको किसी भी वर्ड्स में आप कह लें कि अल्लाह के सामने जो है वो आता है और वो अपना ये रूटीन मेंटेन रखता है ना, उसका फ़ोकस खुद ब खुद ही बन जाता है। और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो मेरा ये है कि मैं ना कुछ अपनी तस्बीहात हैं जो कि मतलब आप इसको, अब मैं और ज़्यादा नहीं इसको बात करूँगी, लेकिन बस मैं ये कहूँगी कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं तो मैं उनको ना रिवाइज़ करती रहती हूँ, और उनसे जो है ना आपका जो माइंड है ना वो ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ग्रो हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये इसकी वजह से है कि आप मुझे किसी भी एनवायरनमेंट में कह दें कि आपने इस एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करना है तो मैं जल्दी कर लेती हूँ ये। ओके, सो वेरी गुड आपने कहा। हाँ, ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा। सो आपकी रिहान फाउंडेशन से जुड़ने की और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है रिहान फाउंडेशन? अ, अभी मैं टू बी ऑनेस्ट अपना जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू दूँगी। मैं ज़्यादा जो है ना वो इसको प्रोलॉन्ग नहीं करूँगी, या मैं कहूँ कोई बड़ी-बड़ी बातें नहीं करूँगी। मैं ये कहूँगी कि अभी तक जहाँ तक मेरा 1 महीना रहा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिनका बैकग्राउंड भी नहीं है, एजुकेशन भी इतनी नहीं है, लेकिन वो काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो इससे ये साबित हुआ है कि अगर आपने एजुकेशनल डिग्री नहीं भी ली हुई, लेकिन आपको एक मेंटोर मिल जाए, एक अच्छा टीचर मिल जाए, जो कि आपको ये बताए ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो कोई भी बंदा कर सकता है। तो काम जो है हर इंसान कर सकता है, हर इंसान के अंदर सलाहियत होती है। तो इस सलाहियत को जो अच्छी तरह मैं कहूँ ना, इस असूल को इस्तेमाल जो है रिहान फाउंडेशन में लोग कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। बहुत बड़ा नेटवर्क है माशाल्लाह, और हर रोज़ एक नई चीज़ मिलती है सीखने को, और मोटिवेशन बहुत मिलती है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कुछ अरसे में जो है ये और अच्छा और बहुत बेहतर हो जाएगा, सब मिलकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह। बड़ी पॉजिटिव जो है मेरी इसके बारे में सोच है। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपने जैसे आपका 2 मंथ का लेवल 1 टीचर का वैसे 6 लेवल्स है, क्या आप आगे भी कंटिन्यू करेंगे रिहान फाउंडेशन के साथ या आप स्किप कर देंगे 2 मंथ के बाद? अच्छा राहुल भाई, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया ना कि मुझे सीखने का बहुत शौक है। तो जो मेरी ये एक है ना, जैसे हम कहें कि ये जो एक ख्वाहिश है मेरी, तो मुझे लगता है कि वो रेहान स्कूल से ही पूरी हो रही है। देखो मैं ना घर में बैठी हूँ, मैं अपने घर से ना बाहर नहीं निकल के जा सकती क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है। मैंने अपने घर को नहीं छोड़ सकती कि मेरे घर में कोई और है नहीं। घर को मैंने सबसे पहले देखना है। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं अपने घर में बैठी हूँ, लैपटॉप पे 2 घंटे जो है मैं क्लास लेती हूँ। उसके बाद जो है मैं इतने सारे स्किल सीख रही हूँ, इतने लोगों को जान रही हूँ, लोग मुझे जान रहे हैं, हमें रोज़गार के मौके मिलेंगे, हमें सीखने के मौके मिलेंगे। इससे बड़ी और क्या चीज़ है? मैं तो हर वक़्त इस बात पे होती रहती थी कि मेरे पास इतना बड़ा दिमाग है और जो है मैं फिर भी कुछ कर नहीं पा रही। तो वो मेरी जो सारी ख्वाहिशात हैं वो यहाँ पे पूरी होंगी। मैं लेवल 2, लेवल 6, लेवल 8 या 10 तक भी होंगे ना, तो वो मैं कर लूँगी। और उसके बाद आप देखना सही फिर। मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश लगा के अपना फुल देने की कोशिश करूँगी कि लोग मुझसे भी सीखें, मैं उनसे भी सीखूँ। तो मैं इस नेटवर्क को छोड़ना नहीं चाहती। तो आगे अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मेरा ख़ुलूस और मेरी जो कोशिश है ना वो ये है कि मैं आगे जाऊँगी, अभी नहीं छोड़ना। बल्कि छोड़ना ही नहीं है, अगर मुझे घर में बैठ के जॉब भी मिल जाए और मैं सीखती भी रहूँ तो बस मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। सो आपको ऑब्वियसली पता होगा भी या नहीं, बट सर जब रेहान फाउंडेशन में कोई भी 2 मंथ की टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट करता है तो उनको कभी कभी कोई ऐसे लक होता है, लक क्यों क्या सर रेहान रख भी लेते हैं और अपने पास जॉब पे अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले तो आप कैसा फील करेंगे? नहीं, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, अगर मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिले तो क्या होगा? जैसे सर रेहान के यहाँ जो भी 2 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं
सो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो सरेआन के साथ काम करें, सरेआन उसको जॉब देते हैं। आपने मोस्टली देखा होगा बहुत से ऐसे ही आए हैं टीचर ट्रेनिंग के कोर्स करके वो हमारा जैन फाउंडेशन के अंदर काम कर रहे हैं। सो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले तो आप कैसा फील करेंगे? 2 मंथ मैं आपको 1 मंथ आपका कंप्लीट हो गया है। अभी आपका 1 मंथ मिनट के 1 मंथ 15 डेज़ के बाद ये आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले तो आप कैसा फील करेंगे? मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले तो भाई मैं ये सोचूंगी कि भाई जो मैं दुआएं अल्लाह से मांगती मेरी दुआ कबूल हो गई, तो मैंने मेहनत की तो वो जो है वो वसूल होना शुरू हो गई कि मुझे जॉब भी मिल गई। साथ अगर सर रेहान जैसे मेंटोर की मतलब उनकी गाइडेंस के साथ मैं काम करूं तो भाई ये तो सोने पे सुहागा को। मुझे वो चाहिए क्या, मैं तो इतने सालों से, अब मैं 35 ईयर्स की हो गई हूँ, तो जब मैं इतने सालों से अल्लाह से हर वक्त दुआ करती है अल्लाह ताला मुझे कोई सिखाता क्यों नहीं है, मुझे सही तरह कोई बताता क्यों नहीं है। तो अगर मुझे मेरी दुआ कबूल हो जाए और मुझे ये मिल जाए तो भाई इससे अच्छी राहुल भाई और कोई बात नहीं होगी। तो मैं बाखुशी जो है ना ये इसमें आऊंगी और मैं सीखूंगी सिखाऊंगी और मैं कोशिश करूंगी कि अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल करें और मुझे ज़रूर ये अपॉर्चुनिटी मिले। ऑब्वियसली आपकी दुआ कबूल होगी। मुझे लगता है कि आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऑब्वियसली आफ्टर 1 मंथ आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मुझे लगता है आप भी थैंक किसी यू। न और आप सर अल्लाह यहाँ का ताला आपकी ज़बान मुबारक करे। सर यहाँ का ऑब्वियसली प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, क्योंकि मुझे तो ऑब्वियसली पता होता है मैं बहुत से ग्रुप में हूँ बट मैं वर्क नहीं करता। बट मुझे पता सब होता है कि आप आगे जाके आप अभी तो 11 बैच चले एक साथ, आपके बैच के बाद कुछ डेज के बाद ज़्यादा बैचेस स्टार्ट होने वाली है टीचर की। तो मुझे लगता है कि अगर वो बैचेस स्टार्ट होगी टीचिंग में, ऑब्वियसली लगता है अगर आप ज़रूर वहाँ पे फैसिलिटी एज अ फैसिलिटेटर लीड करेंगी क्लासेस को। और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपके पर्सनल हॉबीज के और इंटरेस्ट की बात कर चाहेंगे। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सो मुल्तान सिटी कैसा है? मैं नहीं घूमा हूँ कभी मुल्तान। मैं राहुल भाई बड़े डिटेल से आपको मुल्तान का बता सकती हूँ। मुल्तान एक बहुत अच्छा शहर है जिसमें सब्जियां और फल जो हैं वो फ्रेश मिलते हैं और सस्ते मिलते हैं। तो यहाँ पर आम बहुत अच्छे होते हैं। अभी मैं गई हूँ और 80 रुपये 100 रुपये किलो बहुत अच्छी क्वालिटी का आम मिल जाता है जो कि बाहर एक्सपोर्ट होता है। उस क्वालिटी का आम जो है यहाँ पर हमारी भेड़ बकरियाँ भी खा रही होती हैं। तो यहाँ पर फल फ्रूट बहुत होते हैं, हर चीज़ का फल मिल जाता है, हर फल हमें यहाँ पर मिलता है, सब्जी मिलती है। ज़्यादा इंडस्ट्रियल सिटी नहीं, एग्रीकल्चर सिटी है। यहाँ पर जो है कॉटन बहुत अच्छी होती है, गंदम बहुत अच्छी होती है और हमारी ये जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, यहाँ पे रिसर्च सेंटर भी है कॉटन का, मैंगो रिसर्च सेंटर भी है और यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी बन गई है। यहाँ पर जिक्रिया यूनिवर्सिटी भी है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर सराइकी बोलते हैं, जो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो सराइकी है, ये है सदरन यानी कि जो है ना पंजाब का है, ये लोअर बेल्ट है। तो यहाँ पर ये लोग हमारे मुल्तान के ना, यहाँ पे सिंध से बहुत लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पर मेला लगता है, उर्स लगता है हज़रत ज़िक्रिया का। तो सारे सिंध से जो लोग हैं पैदल चल के मुल्तान शरीफ आते हैं, मुल्तान शरीफ जिसको कहते हैं। तो नंगे पाँव आते हैं, वो मैं हर साल देखती हूँ। और बड़ी बड़ी बसों में आते हैं, फिर वो उर्स पर आते हैं और वहाँ पर जो टाइम स्पेंड करते हैं 2 से 3 दिन। उस दिन मुल्तान में छुट्टी होती है। जितने भी आप सिंधियों से पूछना, तो जितने सिंधी मैंने देखे हैं तो वो बड़े तकद्दुस से यहाँ पर आते हैं। वो कहते हैं ये हमारा मदीना शरीफ है मुल्तान। तो ये इसलिए मुल्तान बड़ा वो है। यहाँ पर दुनिया मुल्तान में पाकिस्तान के सबसे बड़े सबसे जो नंबर ऑफ हम कहें ना कि लाखों मज़ार आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पीरी मुरीदी के जो मज़ार होते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा मुल्तान में अगर हम फूड की बात करें तो सोहन हलवा मुल्तान का बहुत मशहूर है। तो ये पूरी दुनिया में जाता है, लोग खाते भी हैं। और यहाँ पर जो हम लोग खाना पीना है बहुत अच्छा है यहाँ पर। और भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे फूड के पॉइंट्स हैं। और हम लोग जो अपनी डोली रोटी बनाते हैं और जो कैसे कहते हैं जी मीठी मीठी सौगातें बनाते हैं मुल्तान की, वो सबको पसंद है। और मुल्तान जो है ना एक हमें को दरमियाना सा शहर है। यहाँ पर गर्मी बड़ी शदीद होती है और हबस बहुत होती है। तो मुल्तान की गर्मी बहुत मशहूर है, इसलिए तो यहाँ पर आम होते हैं, पकते हैं। तो यहाँ पर लोग जो है वो मिडल है, लेकिन जो यहाँ पर लैंडलॉर्ड है, ज़मीनों के मालिक हैं, वो पाकिस्तान के सबसे अमीर लोग यहाँ पर हैं। तो जब भी पाकिस्तान में कोई नई गाड़ियाँ आती हैं सबसे पहले मुल्तान में आती हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं वो यहाँ पर वो अपनी गाड़ियों को खरीदते हैं, लेकर आते हैं। तो मुल्तान की सड़कों पर सबसे पहले वो आती हैं।
पोट्री मुल्तान की बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में और मेहनत लगती है। नेट पर भी बहुत डिटेल है। और जो यहाँ पर औरतें काम करती हैं सुई से कढ़ाई वगैरह, मुल्तानी कढ़ाई, वो भी बहुत मशहूर है। और वो जो है क्या है, मैं कहूँ ना कि हाथों से हुनर करने वाले हुनरमंद जो कहाँ लोग हैं वो यहाँ पर ज़्यादा है। और यहाँ पर मुल्तान में अभी भी वो जो खड्डियों पे कपड़ा बनाते हैं ना, जो कि भाई बाय हैंड कपड़ा बनता है, चादरें बनती है, वो भी बनते हैं, बड़े एक्सपेंसिव होते हैं वो, उस पर मेहनत बहुत लगती है, लेकिन लोग बनाते हैं। और वो भी बहुत अच्छा एक जो ना आर्ट एंड क्राफ्ट है। और इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ और पूछना चाहें मुल्तान के बारे में तो मैं आपको बताऊँ, कुछ रह गया हो तो। ओके, सो आपने बहुत अच्छा मुल्तान का मस्जिद बताया। वैसे मैंने मुल्तान के बहुत स्टूडेंट भी है, सर रेहान के रेहान फाउंडेशन में ऑनलाइन डिग्री मैंने इंटरव्यू किया, बट उन्होंने इतना अच्छा नहीं बताया, इतना मस्जिद नहीं बताया मुल्तान के बारे में जो आपने बताया। और मुल्तान का सोन का हलवा मेरा बहुत फेवरेट है, मैंने बहुत दफ़ा खाया है। और क्योंकि दौलत भाई के स्टूडेंट्स हैं, वो दौलत भाई को वहाँ से लाइक 2 दफ़ा दौलत भाई वहाँ पे 2 दफ़ा, 1 दफ़ा गए, 1 दफ़ा लाहौर में दौलत मिलने आए थे तो उन्होंने खिलाया था। और जो है बात आम की, तो आम मेरा मोस्ट फेवरेट है। सो मैं डिफरेंट टाइप ऑफ आम खा चुका हूँ, क्योंकि मेरे कज़न है वो ये बिजनेस करते हैं एक्सपोर्ट का। सिंध के अंदर ये सिंध का आम जो है, सिंधड़ी आम जूसा, वो बड़े हाँ। मेरा अच्छा, मोस्ट। हम मुल्तान में ना सिंदड़ी आम को पसंद नहीं करते। हम कहते हैं ये क्या आम है, इसका कोई जायका ही नहीं है, खुशबू ही नहीं है, मजा ही नहीं आता। किसी दिन अगर आप मुल्तान का आम खा लेना राहुल भाई, तो आप भी कहेंगे कि ये तो आम जो है ना आम ही नहीं है, असल में तो मुल्तान का आम है। आप जब वो खाएंगे ना, फिर आप आके कहेंगे। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊँ इंटरेस्टिंग है बड़ी। मुल्तान में ना सर्दियों में भी आम होते हैं, और वो अच्छा। आम होते हैं काले रंग के, उसको हम कहते हैं काला चौंसा। वो बन बड़ा ही सर्दियों में होता है, और उसका पता ही एक अलग जायका होता है। आप नेट पे सर्च करें, आपको और पता चलेगा। मैं भी बड़े हैरान हुई देखकर, वो 5-5 किलो के भी होते हैं, एक आम का वजन 5 किलो भी होता है। अच्छा, वैसे आपने मज़ीद आम के बारे में बताया, ऑब्वियसली कभी ट्राई करेंगे मौका मिला तो। सो ओके, सो अब नेक्स्ट आपने कहा कढ़ाई का हुनर, हाथ का हुनर वहाँ पे वुमेन्स बहुत करती है। मेरी अम्मी भी एक्सपर्ट है हाथ के हुनर की, लाइक वो कढ़ाई वगैरह करती है, दुपट्टों की मुझे भी ये साइड। काम बहुत पसंद है, लेकिन मुझसे होता नहीं है, ना सिलाई ना कढ़ाई, बस मैं इसमें नालायक हूँ और किसी चीज में नहीं हूँ। हर कोई किसी ना किसी में एक्सपर्ट होता है, लाइक किसी की अपनी स्ट्रेंथ होती है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, आपने कहा आपका यूएसए बहुत फेवरेट कंट्री है, और वहाँ पे जाके आप एक्सप्लोर करेंगी, और जो वहाँ से सीख के अपने मुल्क के अंदर आके हमारे यूथ को सिखाना चाहेंगे। तो ऐसी क्या खास चीज़ें हैं जो आपको यूएसए में अच्छी लगती हैं, जो आपको लगता है पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में होना चाहिए? नहीं राहुल भाई, मुझे ये नहीं लगता कि पाकिस्तान इतना अच्छा नहीं है जो कि यूएसए बहुत अच्छा है। मैं अगर बात करूँ ना, तो हमारा मुल्क सबसे अच्छा है। लेकिन मेरे अंदर नेशनलिज्म भी है, लेकिन मैं ना एक ना हकीकत पसंद इंसान भी हूँ। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों को खुद ऑब्जर्व भी कर चुकी हूँ, एक्सपीरियंस भी कर चुकी हूँ, जो कि हमारे मुल्क में मुनासिब नहीं है। तो मैं अगर अमेरिका के बारे में हर वक्त सुनती रहती हूँ, अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका ने वो कर दिया, ये सब कामों के पीछे अमेरिका है। अब मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन जब मैं दूसरी तरफ देखती थी, जितनी भी क्रिएटिविटी है, आप बोली उसकी जो हॉलीवुड की मूवीज देख लें, या नए गैजेट्स हैं, जब हम कहते हैं अमेरिकन चीज होनी चाहिए, अमेरिकन गैजेट्स हों, अमेरिकन कपड़े हों, अमेरिकन टेक्नोलॉजी हो, अमेरिका सुपर पावर, एक तरफ हम ये भी कह रहे होते हैं, दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि भाई सारे मसाइल हैं ये अमेरिका की वजह से। तो मुझे बड़ा, मैं कंफ्यूज होती थी। तो मैंने अब ये सोचा कि देखो, अगर एक असूल है कि भाई जो भी इंसान जो है ना क्रिएटिव होता है, या कोई जो चीज़ बनती है वो नई बनती है, क्रिएटिव लोग जो होते हैं ना वो अच्छे लोग होते हैं। या हम ये कहें कि भाई उनमें कुछ तो ऐसी बात होती है कि वो चीज़ें बना पा रहे हैं, हम क्यों नहीं बना पा रहे। उन्होंने ही यानी कि फेसबुक का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों बना लिया, उन्होंने ही यूट्यूब क्यों बना लिया, उन्होंने ही फाइबर जो ये सब प्लेटफॉर्म उन्होंने क्यों बना लिया, हमने क्यों नहीं बनाए। हम उनकी चीज़ें यूज़ तो कर रहे हैं, वहाँ से सारी टेक्नोलॉजी इजादात क्यों आ रही हैं। अगर वो भाई यानी कि इतने ही ऐसे ही लोग हैं जैसे हमारे हमें सुनने में आया है, तो मैं ये चाहती हूँ कि भाई मैं वहाँ जाकर देखूँ कि वो इतने क्रिएटिव कैसे हैं। मैं मतलब यानी कि ये समझें कि भाई मैं ना किसी से भी कोई चीज़ चुराना नहीं चाहती, लेकिन मैं जो ना अमेरिका की ये चीज़ चुराना चाहती हूँ, चुरा के अपने बच्चों को देना चाहती हूँ मुल्क के, कि भाई ये गुर है, ये सीखो, फिर तुम भी क्रिएटिव बन जाओगे। फिर हम भी भाई यानी कि वो बन जाएं, जैसे भाई यानी कि जो वो चीज़ें खुद ही अपनी बना लेते हैं। मुझे इस चीज़ का बड़ा शौक है, मेड इन पाकिस्तान, गाड़ियाँ हम अपनी बनाएं, हम अपनी हर चीज़ खुद बनाएं, लेकिन वो चीज़ें क्या है जिसकी वजह से वो ये यहाँ पर पहुँच सके हैं। तो ये ना एजुकेशन सिस्टम है, उनका जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो कुछ इतना यूनिक है कि मैं ना उसको जाके चुरा के और उसको फिर अपडेट करके अपने बच्चों को सिखाना चाहती हूँ।
ओबियसली आपने सही कहा, जो अमेरिका की एजुकेशन है वो स्किल बेस्ड एजुकेशन है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एंटरप्रेन्योर बनते हैं वो ओबियसली अमेरिका है। अमेरिका के सबसे टॉप पे जो एंटरप्रेन्योर आते हैं बड़े बड़े, वो अमेरिका से आते हैं, वो क्रिएटिव भी अमेरिका से आते हैं। तो आपने अच्छा कहा, मुझे भी इस लिहाज से अमेरिका बहुत पसंद है। बाकी इशूज़ अपनी जगह पे कंट्रीज़ के होते हैं, हाँ, बट किसी की जो क्रिएटिविटी हमें उससे अच्छी सीखना बात है चाहिए। ना, उसको मानना चाहिए हाँ। और उससे सीखना चाहिए। ओके, हम हमारे लाइक ऐसे है कि हम बोलते हैं बस हमारा तो लाइक एक होता है ना कि एनिमी है तो हमें हेट करनी चाहिए, क्योंकि एनिमी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो हमें उनसे सीखना चाहिए हाँ। कि ऑब्वियसली। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि वो अब कहते हैं ना कि भाई बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है, तो वही वो जो बात है ना वो यहाँ पर अगर हो ना, तो भाई यानी कि हमें सीखने को जो ना उससे मिलता है जो कि अक्लमंद होता है, जिसने चीजें, अगर वो आपका दुश्मन भी हो, लेकिन वैसे तो अमेरिका हमारा दुश्मन नहीं है, मैं उसको किसी को अपना दुश्मन नहीं समझती, लेकिन एक मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि अक्लमंद जो है ना वो जो भी हो जिस भी तरफ हो ना, तो उससे आपको ज्यादा फायदा होता है। ऑब्वियसली मैम आपने अच्छा कहा। सो मेरा ओके, 2 क्वेश्चन्स होंगे लास्ट। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, अगर आपको कोई पाकिस्तान के अंदर पावर मिले एजुकेशन के अंदर चेंज करने की, तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे पाकिस्तान? क्योंकि बाकी चीज़ तो हमारे पास चेंज नहीं, क्योंकि एजुकेशन से सब चेंज हो सकता है, मुझे मेरा बिलीफ है। क्योंकि बाकी चीज़ें आप कहेंगे तो ये चेंज के लिए तो पाकिस्तान सही सही हो जाएगा, तो नहीं होगा। एजुकेशन से ही चेंज होगा, तो आपको आप क्या चेंज करना चाहेंगे एजुकेशन में पाकिस्तान? राहुल भाई, आपने ना ये मेरे जो है ना समझे कि ऐसा सवाल किया जो कि मेरे दिल की बात आपने ना कोशिश किया कि भाई बाहर आ जाए। तो मैं आपको ये बताऊं राहुल भाई, मैं ये सोचती हूँ कि अगर मुझे ये एक मौका मिले कि मैं अपने सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंज करना चाहूँगा, तो मैं मुनाफकत को चेंज करना चाहूँगी, ठीक है। क्योंकि जो एजुकेशन का जो चीज़ हमारा है ना निज़ाम, इसमें जो है ना मैंने जो देखा है ना अब तक, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर को देख लो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर को, मैं हर सेक्टर में जाती हूँ, हर चीज़ देखती हूँ, मैं क्रिश्चियन स्कूल्स भी देखती हूँ, मैं फेडरल स्कूल्स भी देखती हूँ, हर जगह पे मैं स्कूल सिस्टम में जाती हूँ। मेरा अपना बच्चा जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे में पढ़ता है, मैंने गवर्नमेंट में, मेरी टीचर्स मेरी दोस्त है, मेरी वालदा गवर्नमेंट की टीचर थी, तो मैंने बचपन से ये सारा सिस्टम एजुकेशन का देखा है। मेरे बहुत से रिलेटिव एजुकेशन के डिपार्टमेंट से हैं। तो मैंने राहुल भाई एक चीज़ बड़ी बड़ी दुख के साथ मैं आपको ये बात कहूँ कि जब मैं गवर्नमेंट सेक्टर में देखती हूँ, तो वहाँ पर बहुत सारे हमारे पास बच्चे आते हैं जिनको सीखने का इतना शौक होता है, हमारे बच्चों को नहीं होता, वो उनको होता है। लेकिन जो आगे से जो टीचर्स होते हैं ना, वो ना, मैं इस लफ्ज़ को मैं कैसे कहूँ, मुझे आँखों में आँसू आ जाते हैं ये सोचते हुए भी कि वो बच्चों के हकूक़ नहीं अदा करते। अगर हमें स्कूल में एक कुर्सी भी दी है ना टीचर को बैठने के लिए, तो वो टीचर ने अपने पैसों से नहीं रखी हुई वहाँ पर। वो हम जो अवाम अपने फंड दे रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को, उससे वो कुर्सी खरीदी गई है, और उस कुर्सी पे उस बंदे को बैठने का हक है जो उस कुर्सी का हक अदा करे। अगर मैं उस कुर्सी पर वहाँ पर बैठ के ये समझूँ कि मैं यहाँ पर सोने आई हूँ या मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं घर में रेस्ट नहीं कर सकती, मैं कुर्सी पे बैठ के रेस्ट कर लूँ और बच्चे मेरा मुँह देख रहे हों, तो मैं अपनी जो सैलरी है उसको हराम कर रही हूँ। तो अगर हम उसको हलाल नहीं कर सकते, तो हमें वो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए उन लोगों के लिए जिनको उसकी ज़रूरत है, और जो काम भी करना चाहते हैं, जो मुखलिस भी हैं, जिनके अंदर खुलूस है। तो मैंने जितने भी सरकारी लोगों को देखा है, अच्छा एक अब मैं नया ट्रेंड और देख रही हूँ वहाँ पर, कि अब अगर मैं चली जाऊँगी तो वो बहुत ऐसा बनेंगे कि भई जैसे जो है ना वो बहुत एजुकेशन के लिए फ़िक्रमंद है, बच्चों के लिए फ़िक्रमंद है, काम कर रहे हैं। लेकिन जब मैं उन बच्चों को अपने पास बिठाती हूँ, उनसे पूछती हूँ, राहुल भाई बच्चे झूठ नहीं बोलते। उनको कुछ भी नहीं आता। बच्चे क्या वो कहेंगे, अगर टीचर, आप यकीन करें, बच्चों को दिन में इंग्लिश का एक सिर्फ़ एक कांसेप्ट दे दे, लेकिन वो उसको खलूस से दे दे, तो वो 10 दिन में 10 कांसेप्ट हो जाएँगे। बच्चों को 5 तो आने चाहिए राहुल भाई, 6 तो आने चाहिए। बच्चों को कुछ आता ही नहीं है, बच्चों की किताबें उनको वो पढ़नी नहीं आती। बच्चों को उन्होंने वहाँ पे अपने काम के लिए लगाया हुआ है, चलो ये कर दो, वो कर दो। चलो ठीक है बच्चे काम करें, लेकिन पढ़ें तो सही, सीखें तो सही। कुछ भी नहीं है। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, वहाँ पर पैसों की बात होती है। जैसे ही एक बच्चे की फीस नहीं आई, वो ऐसे हो जाते हैं जैसे मैं क्या कहूँ आपको। तो हमारे एजुकेशन सेक्टर में ना मुनाफ़्क़त बहुत है। अगर हम सच्चे टीचर बन जाएँ, पैसे लें, ठीक है, लेकिन वो काम बच्चों को दें भी तो सही ना, हम तो हकूक़ ही अदा नहीं कर रहे। तो इस पे काम करने की बड़ी ज़रूरत है, और रेहान स्कूल में मैंने ये देखा है कि वाक़ई बच्चे जो सीख रहे हैं वो हमें बताते तो हैं, मैंने ये टूल सीखा, मैंने ये चीज़ सीखी। अभी मैं रात को लिंक्डइन पर सर रेहान बच्चों को कोडिंग की किताब में पढ़ा रहे थे। वहाँ पे एक छोटी बच्ची थी आयज़ा, 9-10 साल की, और वो चीज़ें बता रही थी कोडिंग की, कर्सर्स के बारे में। मुझे नहीं पता वो कौन से कर्सर्स होते हैं जिनकी लिमिट खत्म हो जाती है, तो वो बड़े-बड़े लड़कों को वो छोटी-सी बच्ची 9-10 साल की बता रही थी। तो ये कितनी अच्छी बात है कि जो बच्चों ने सीखा है वो बता तो रहे हैं।
बाकी तो कहीं पर भी ये चीज़ नहीं है। ऑब्वियसली आपने मैम सही कहा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है। सिंध के अंदर भी तो ये मजीद बिगड़ा हुआ है। सिंध के अंदर आप ऑब्वियसली आप सिंध सिंध के स्कूल में तो घोस्ट स्कूल्स है ना, सिंध के स्कूल जी में तो स्कूल भी नहीं है, बिल्डिंग भी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, टीचर भी नहीं है, तनख्वाहें हो रही हैं, फंड्स लिए जा रहे हैं, तो बड़ी जी कितने दुख की बात है ये। बटेरे की भी वो भैंसें बंधी हुई है स्कूल के अंदर, हाँ, गाड़ियाँ हाँ, खड़ी हुई है। ये इसलिए होता है मोस्टली। और सिंध का जो थर पारकर एरिया है उसके अंदर मोस्टली हाँ, क्या कहते हैं स्कॉलरशिप पे बाहर स्टूडेंट जाते हैं। वहाँ पे मोस्टली जो बच्चे ना टॉप करते हैं। जो लम्स यूनिवर्सिटी हैदराबाद की, वहाँ पे सीटें ही वो सबसे ज़्यादा टॉप उनकी सेलेक्ट होती है। और जो डॉव यूनिवर्सिटी कराची के अंदर जितनी भी टॉप है, वहाँ पे जो टॉप आते हैं, टॉप पर स्टूडेंट आते हैं, वो थर पारकर के आते हैं वो वहाँ पे। बट उनको फैसिलिटी नहीं दी जाती। फिर भी वो सर्वाइव कर लेते हैं, इतनी अच्छी स्टडी करते हैं। मैं देखता हूँ, मैं खुद उनके साथ बैठा हूँ नहीं, मोस्टली। आप ये बताएं कि भाई हम अगर ऐसे उस्ताद बनेंगे तो क्या हमारे लिए जो है कोई फायदा होगा? अब हम जो है कौन से वो उस्ताद है जिनके लिए कहते हैं जमीन में भी मखलूकें दुआ करती हैं, हवा में भी मखलूकें दुआ करती हैं, तो अगर उस्ताद ऐसे होंगे तो कौन उनके लिए दुआ करेगा? जो आप मुझे बताएं। तो भाई ये कितनी ज्यादती, हम कितनी ज्यादती करते हैं। कोई गवर्नमेंट कर रही है, अगर एक गवर्नमेंट ने एक बंदे को साइन कर दिया, उसकी जॉब लगी, सैलरी मिल रही है, वो काम ही नहीं कर रहा आगे से, तो ये कसूर गवर्नमेंट का हमारा है, हमारा कसूर है ना ये। तो और मैं अपने जो सिस्टम एजुकेशन सिस्टम में जिससे भी टीचर से मिलती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ बताओ आपकी सिलेक्शन कैसे हुई है? आप, हम भी टेस्ट देते हैं, हम तो नहीं सिलेक्ट होते। आप यकीन करें मेरे पास डिग्री भी है, मेरे पास, मैं सारे टेस्ट भी पास कर लेती हूँ, मेरा सब कुछ ठीक है, मैं तो सिलेक्ट नहीं होती। कैसे हो जाते हो? वो खामोश हो जाते हैं। तो भाई कैसे हो रही है फिर ये सिलेक्शन? और फिर वहां जाके जब सिलेक्शन हो जाती, काम तो करो, लोग काम ही नहीं करते। हद, शर्म वाली बात है ये। और इसलिए आपने सही कहा। मेरे अब्बू भी ये गाइड करते थे बचपन में कि आप स्टडी ना छोड़ें, कि आप आगे जाके डिग्री तो हासिल करें, कहीं ना कहीं आपको नौकरी मिल जाएगी, टीचर की मिल जाएगी। बट मैंने ऐसे हमारे रिश्तेदार देखे हैं गाँव साइड, हमारे साइड बहुत है, बट वो उनकी सिलेक्शन हो गई है, बट स्कूलों गाँव गोटों में स्कूलें बंद होती हैं, बड़े बच्चे एडमिशन होती है। जिस दिन कोई आता है बड़ा ऑफिसर तो उस दिन स्कूल खोलते हैं, नहीं तो स्कूल बंद होती है और टीचर वगैरह लेके घूम रहा है। हमारे ऑब्वियसली रिश्तेदार हैं ऐसे। मैंने खुद मैंने बोला इससे अच्छा तो नौकरी नहीं करनी। मेरे बचपन से एक ड्रीम था कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, क्योंकि चीटिंग है ना, ये तो नहीं मैंने चीटिंग हो बचपन गई। से शौक, मेरा इंटरेस्ट भी था कि मैं जो कारोबार करूँगा, बट नौकरी नहीं करूँगा। नौकरी ऐसी नौकरी तो बिल्कुल नहीं करी जहाँ पे किसी मैंने MBA या वगैरह के सोर्स में मिले, फिर उनको सारी ज़िंदगी साइंस साइंस में बच्चों को भी साइंस साइंस बोलना पड़े। तो ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। और इसलिए और एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूँगा, इंटरव्यू लंबा हो गया तो आपने इतना अच्छा इंटरव्यू दे रही कोई इंसान, बात तो नहीं, मज़ा कोई बात नहीं। वो और दिल कर रहा है। तो एक और क्वेश्चन पूछूं, क्या चैट जीपीटी के आई हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे पाकिस्तान के बच्चों के अंदर, क्या वो मजीद इंटेलिजेंट और इजीली एजुकेशन सीख सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं ये इससे? अभी तक राहुल भाई जितना मैं इस एआई टूल्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन रखी ना, मेरी इतनी मामूली सी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, मैं भी इसको इतना नहीं जानती, क्योंकि अभी 1 महीना हुआ है। और अगर मैं ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करूँ तो वो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे भी सिस्टम के अंदर जाकर चीज़ों को देखना है, सिस्टम का हिस्सा बनना है, उसके बाद मैं कोई अपनी मजबूत राय दे सकूंगी। लेकिन अभी ऊपर वाली राय, आपका सवाल है, इसका जवाब देती हूँ। तो मैं ना राहुल भाई ये देखती हूँ कि मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखती थी जो कि बहुत दूर दराज में है, जिनको स्कूल की बिल्डिंग नहीं मिल रही, बैठने को बेंच नहीं मिल रहा, सर्दियों में वो ठंडी जमीन पर बैठते हैं लेकिन पढ़ने आते हैं। नजला हुआ होता है, छोटे छोटे बच्चे, नाक बहरा होता है, सर पे टोपी नहीं होती, पाँव पे जुराबे भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, पतली सी काटन की कमीज पहनी होती है बच्चे, लेकिन आ रहे होते हैं। कितनी हिम्मत है बच्चों की। मेरा बच्चा है, मैं कभी अपने बच्चे को ऐसे ना भेजूं कि भाई ऐसी जगह पर तुम जाओ। उन माँ बाप की भी तो एक हिम्मत है, बच्चों की देखो कितनी हिम्मत है। तो ऐसे बच्चों को अगर हम सिर्फ कम से कम खर्चे में एक ऐसा उस्ताद दे दें जो कि बच्चों को ये चीज़ें सिखा सके, और मुझे लगता है कि उन उस्तादों से तो बहुत बेहतर चैट जीपीटी है, जो कि बच्चों को कम से कम इंग्लिश बोलना सिखा देगा, लफ्ज़ पढ़ना सिखा देगा। और अगर हम इसको सिर्फ पॉजिटिव रख कर इस्तेमाल करें तो उन हमारे लिए तो बड़ी ब्लेसिंग होगी। इतनी सारी लड़कियां हैं जिनको लोग ये कहते हैं कि आओ हम तुम्हें पढ़ाएंगे, और वो उनको पढ़ाते नहीं, उनको उनसे अपने घरों के काम करवाते हैं और फिर उनको भेज देते हैं वापस के जाओ। तो वो तो सारा हमारा ये जो खत्म हो जाएगा, चैट जीपीटी सारों को पढ़ा देगा। ओ जी, आपने ऑब्वियसली सही कहा।
चैट जीपीटी पे मैंने अभी रिसेंटली एक, वैसे तो मैं बहुत कुछ करता हूँ, मुझे बहुत कुछ अच्छे से गाइड करता है और वीडियो भी देता है, उसकी लिंक देता है, आप यूट्यूब से जाके सीख लो। तो रिसेंटली मैंने एक लेवल लैब्स, आप मरीम ने आपको भी इंट्रोड्यूस करवाया था, मैंने भी किया, बट मैंने वहाँ पे सही गाइड नहीं किया, तो मैं उनसे किसी ने पूछा था, फिर मैंने खुद चैट से कहा मुझे ये वॉइस जनरेट करवानी है 11 लैब से, तो इसका यूज़ कैसे करूँ। उसने प्रॉपर इंग्लिश में गाइड किया, मैंने उसको कहा हाँ ओके, मैंने पढ़ा, बट कुछ कुछ भी समझ आया, कुछ कुछ नहीं है, बट उनका इंग्लिश में, और फिर उस टाइम उसने इंग्लिश में समझाया, उसके साथ मुझे एक वीडियो दी इंग्लिश में, उसने कहा ये अभी भी यूट्यूब पे पोस्ट भी है, आप इसको देख के आप इजीली अपनी वीडियो बना सकते हो, तो उसने प्रॉपर गाइड किया था वीडियो के अंदर। तो इसलिए मैं भी वहाँ से इतना कुछ सीखा और बोल सकता हूँ, उससे पहले मैं नहीं बोलता था। ये 6 महीने पहले आप मुझे देखोगे तो मैं कि मेरा भी पेज नहीं था, भाग जाता था। तो आप अभी ये चैट जीपीटी की वजह से वो मुझे ऑब्वियसली हर चीज़ का आंसर देती है, वीडियो देती है कि आप ये वीडियो सीखो, देखो आप सीख जाओगे कोई भी स्किल सीखना, आप सबको लेट सपोज आप कहोगे मुझे ग्राफिक सीखनी है, वो आपको ग्राफिक के सारे बताएंगे किससे सीखना है, और यूट्यूब के चैनल्स भी बताएंगे, आप इनके वीडियोस देखो, पहले ये वीडियो देखो बेसिक, फिर ये देखो, फिर ये लास्ट में जाके ये देखो, तो आप बस पूरी ग्राफिक सीख जाओगे फ्री में। हाँ, तो जितना ज़्यादा अवेलेबल हमें ये जो है ना एआई टूल्स हैं, उतना तो हमें हमारी अम्मी-अब्बू भी अवेलेबल नहीं होते। वो भी रात को सो रहे होते हैं, सुबह उन्होंने अपने काम पे जाना होता है, तो ये तो हर वक़्त अवेलेबल है, इसको जब भी निकालो ये खिदमत के लिए हाज़िर हो जाता है। जी, बिल्कुल। सो मैम वो इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया, तो लास्ट में आपको कुछ एडवाइस देना है, ऑब्वियसली बहुत लंबा, क्योंकि मैं इंटरव्यू लाइक बहुत बड़ा करता हूँ, इसलिए 30 मिनट्स का तो करता ही हूँ, क्योंकि आप कोई गेस्ट अच्छा मिल जाए तो उसके साथ तो चीज़ें मेमोरी में होती है। अगर मेरी किसी के साथ बॉन्डिंग अच्छी है, केमिस्ट्री अच्छी है, तो मैं लंबा इंटरव्यू करती हूँ, 1 आवर का या 1.5 घंटे का भी इंटरव्यू कर लेता हूँ। मेरा भी ये सेम सीन है मैम मरियम वाला, तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। तो आपके साथ अच्छा लगा इंटरव्यू करके, इसलिए 46 मिनट का ऑलमोस्ट होने कोई वाला है। बात अगर आप कोई एडवाइस दे दें तो मैं इसको इंटरव्यू एंड करूँ। एडवाइस मैं राहुल भाई अभी ये दूँगी कि 2 एडवाइसेज़ मैं दूँगी। एक अपने सिस्टम के लोगों को दूँगी जो रेहान स्कूल सिस्टम में है कि भई मैंने ना बहुत अब इंटरव्यू दे भी रही हूँ और ले भी रही हूँ, ठीक है? तो उसमें मैंने ये बात बड़ी मुझे तकलीफ़ देती है कि ना अगर हम किसी को इंटरव्यू किसी का हम ले रहे होते हैं ना, तो अगर भई यानी कि मेरा एक बंदा इंटरव्यू ले रहा है, तो उसने मुझसे एक सवाल पूछा और मैं जवाब दे रही हूँ, तो वो उसके बाद कभी मोबाइल देखता है, कभी कुछ और देख रहा होता है। हम सीरियसली बोलने वाले को सुनते ही नहीं। अगर हम किसी को इंटरव्यू लें तो हमें इंटरव्यू का हक अदा करना चाहिए। तो जो रेहान सर ने कोर्स बताया है इंटरव्यू का, उसको मुकम्मल करें पहले, उसके क़वाबिद और जो कायदे और जो उन्होंने असूल वैल्यूज़ बताए उनको पूरा करें, और अगर हम किसी से इंटरव्यू करें तो हम सिर्फ उसकी बात सुने ताकि हम जो है कुछ सीख सकें, वरना इंटरव्यू का मकसद पूरा नहीं होगा, ठीक है? तो इसलिए मैं सबको ये एडवाइस दूँगी कि जब इंटरव्यू करो तो लग के इंटरव्यू, अगर आप किसी से सवाल कर रहे हो तो उसका जवाब सुनो, और अगर कोई आपसे सवाल करे तो फिर उसका अच्छे तरीके से जवाब दो। दूसरे को फ़ायदा होना चाहिए इस टाइम का जितना हो सके। और दूसरा मैं ओवरऑल एक एडवाइस ये करूँगी कि अगर हम कोई चीज़ें सीख लेते हैं 2, 4, 6 या हम समझते हैं कि भई हम कुछ काबिल हो गए, तो हमें जो है ना गरूर नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं समझना है कि हम कोई चीज़ बन गए हैं। क्योंकि ना जैसे ही हम ये सोचने लगते हैं कि भई मैं कोई चीज़ बन गई ना, हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। ऊपर वाला बैठा हुआ सब कुछ देख रहा होता है और उसको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मिलता उसको ही है जो कि ज़्यादा देता है, और हमें जो है जितना हम सीखें ना, हमें आजिज़ हो जाना चाहिए। जिस तरह फलों वाले दरख्त होते हैं, जितना उन पे फल ज़्यादा लगता है वो ज़मीन की तरफ झुके हुए होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं। तो जितना हम झुके हुए होंगे, नरम होंगे और लोगों के लिए हेल्पिंग होंगे ना, अल्लाह ताला हमें कबूल करेगा, और यहाँ पे लोगों ने हमें कबूल नहीं करना। कबूलियत हमारी, या मैं ये कहूँ कि हमारी सिलेक्शन ना कहीं और हो रही है, तो वो सिस्टम और है। तो इसलिए जो है ना हमें अपने आप को हम्बल रखना चाहिए। ओके, सो मैम आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी, ये एडवाइस सेम मेरे अब्बू भी मुझे देते हैं, और मेरे दौलत भाई जो हैं आप उनसे अभी वाकिफ़ नहीं होंगे, आप उनके साथ लाइक कोई इंटरव्यू वगैरह बातचीत नहीं होगी, आपको उनसे इंटरव्यू करते हुए ये सेम एडवाइस वो देते हैं, मुझे भी देते हैं, और अल्लाह रेहान फाउंडेशन देते हैं। वो पूरी लीड करें ऑनलाइन अकेडमी की, तो वही चीज़ सेम कहते हैं, आप सीखो और सिखाओ और आगे बढ़ो। कि आप सोचोगे कि मैंने आज एक चीज़ सीख ली तो किसी को नहीं सिखाऊँगा तो मैं अच्छा हो जाऊँगा। ऐसे नहीं है कि फिर उल्टी गिनती आप शुरू हो जाती आप है। जितना सिखाओगे तो आपको और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आप मज़ीद चीज़ें सीखोगे। तो दौलत भाई कभी भी मेरे भाई हैं कि वो उनकी एक चीज़ ख़ास अच्छी बात है, बुरी बात है, किसी को अच्छी लगे नहीं लगे, बट उनकी चीज़ें वो जो कुछ सीखते हैं
तो ऑब्वियसली सारों को सिखाने में गाइड करते हैं कि ये आप भी करो, आप भी करो, आप भी करो। अगर उनको कोई गैर भी बोलेगा ना कि मुझे ये करना है, आप मुझे गाइड कर देते, तो प्रॉपर्ली उनको गाइड करते हैं, लेके चलते वन बाय वन मैसेज उनको किसे किस स्टेप पे वो फंस रहा है उनको गाइड करना। और इसी ये चीज़ें सारे मेरे भाई करते हैं, बट अभी हम भी करते हैं, बट हमारे पास नॉलेज नहीं है, तो हम जितना आता है उतना ही करते हैं। बट दौलत भाई के पास ज़्यादा नॉलेज है, वो ज़्यादा आपके नेटवर्क। पास भी बहुत नॉलेज है राहुल भाई, आपको पता नहीं So, है। okay. So ma'am, thank you so much. Only 50 minutes हो रहे हैं कंप्लीट, और आपका कोई बात डबल नहीं, टाइम ले लिया, वैसे कोई बात 25 होता है। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा मेरे साथ इंटरव्यू करके। सो बहुत मुझे अच्छा लगा मुझे। ओके अच्छा, ये मैं आखिरी में एक बात ऐड करना चाहूँगी, राहुल भाई आपके साथ मुझे ना बात करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना इससे पहले ना मैंने किसी और कम्युनिटी के इंसानों से कभी बात नहीं की थी। तो मेरा जो ज़हन है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना चेंज हुआ है आप बहन-भाइयों को देखकर। तो आप लोगों की ये बहुत मेहरबानी है कि आप लोगों ने मुझे दुनिया का ना दूसरा रुख भी दिखाया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ओबियसली आपने सही कहा कि पंजाब के लोगों को मैंने एक चीज़ में पंजाब घूम के हम खाने वाल, तो वहाँ पे कहते हैं हमने कभी जिंदा हिंदू नहीं देखा। मैं खाने वाल गया था, वहाँ पे नोट कर रहे थे, तो जो सर थे हमारे कैंपस है ना, वो मैं भी थोड़ा ऐड कर दूँ आपके यहाँ। तो वहाँ पे खाने वाल में कैंपस है, शायद जो है वो आप जानती हो कि नहीं जानती हो, मुल्तान से करीब है, शायद जो है बड़े बिजनेस में। शायद जो है, हाँ, हाँ। मैं उनके साथ रह के उनसे मिल के भी आया, उनके यहाँ 3 दिन रह के हूँ मैं। तो उनके यहाँ जो प्रिंसिपल है खाने वाले कैंपस के, शायद जुकी वाला, तो वो हमसे तो अच्छे वाकई में हमारी जितने भाई वाली बॉन्डिंग है। तो हम उनके पास गए थे, तो वो अपने इर्द गिर्द जितने भी थे ना, तो वहाँ पे कोई भी कभी हिंदू उन्होंने नहीं देखा है। बड़े बड़े भी रहते हैं ना, बूढ़े बूढ़े, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हिंदू नहीं देखा है, वो उन्होंने बस फ़िल्मों में देखा। तो वो कहते हैं, वो सब वहाँ पे ना एक मज़ाक जोक है कि आपने कभी ज़िंदा हिंदू देखा? तो वो ऐसा कि नहीं कभी देखा। वो समझे पता नहीं चला हिंदू कैसे होते हैं, पर कि ये हिंदू यहाँ के सब बैठे 3 दिन। तो वैसे वो अच्छी बात है कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया। सो ऐसे होता है। सो थैंक यू सो मच। सो मैम अंदर मैं एंड करता हूँ इंटरव्यू को। सो हेलो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की गेस्ट। आप भी ज़रूर इनके साथ इंटरव्यू करें, इनके बाद बहुत कुछ स्किल्स है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। मैं खुदा हाफिज़ एवरीवन, एंड खुदा हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।